Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the another part of Polity series. प्रीवियस वीडियो में हमारे 300 क्वेश्चंस कवर हो गए थे और हमारा टारगेट 500 क्वेश्चन कवर करने का है। तो आज की जो वीडियो होगी वो 301 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, 325 क्वेश्चन तक जाएगी। और अब ज़्यादा जो है हमारे कवर करने के लिए क्वेश्चंस रह नहीं गए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री सीरीज़ चैनल पे काफ़ी दिन से नहीं आई है ड्यू टू सम रीजंस, तो बहुत जल्द हिस्ट्री सीरीज़ भी आ जाएगी और जो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कराने का आप लोग को बोल रही थी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। और ये जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लॉ एंट्रेंस के लिए या फिर किसी भी बीए के कोर्स के लिए, बी ऑनर्स के लिए, किसी भी पर्टिकुलर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। साथ ही साथ आप किसी भी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं बीए में, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हर जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स वेटेज रखती है पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट दी सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस वीडियो का। हु वॉज द इंट्रीम प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टेंट असेंबली। यहाँ पे जो इंट्रीम वर्ड यूज़ करा गया है ये वही है, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत वीडियोस में आपको बार बार रिपीट करके याद करा चुकी हूँ कि जो हमारे नॉन परमानेंट और इंट्रीम प्रेसिडेंट थे हमारे फर्स्ट कॉन्स्टेंट असेंबली के, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। इज दी राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा जी। और ये जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टेंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी ये कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को हुई थी ये वाली मीटिंग। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे? वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, परमानेंट प्रेसिडेंट। नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, जैसे कि यहाँ पे पूछा भी गया कि इंट्रीम प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे, तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यहाँ पे इंट्रीम वर्ड नहीं दिया होता, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट पूछा होता, तो हम किस पे जाते? हम जाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पे, क्योंकि परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन से? एच.सी. मुखर्जी जी। एच.सी. मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे परमानेंट। और यहाँ पे इंट्रीम पूछा गया, दैट मीन्स नॉन परमानेंट, तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब सेटअप हुई है? 1946 में। प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा चुकी हूँ आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप को भी है 1946 में, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग रही थी। तब सच्चिदानंद सिन्हा जी जो बने थे वो क्या बने थे? नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट। फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946। और तब जो परमानेंट प्रेसिडेंट चूज किए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी। सो यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट पूछा गया, सो राइट आंसर क्या हुआ? बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब सेटअप हुई है? 1946 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया था? 2 years 11 months एंड 18 days। ऑलमोस्ट 3 साल लगे थे। 2 years 11 month एंड 18 days। अप्रॉक्स कितने? अप्रॉक्स कितना हो गया? अप्रॉक्स 3 years। अप्रॉक्स 3 year। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम में कि कॉन्स्टेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बनकर कब तैयार हो गया था। तो कितने लगे थे ईयर? 2 year 11 months एंड 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब सेटअप हुई थी? 1946 में। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हो गई थी। यहाँ पर इंटरिम प्रेसिडेंट पूछे गए थे तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which among the following parts of the Constitution of India are enriched the fundamental duties?
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है? तो मैं आपको ये पहले भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? सो राइट आंसर इज पार्ट 4A। पार्ट 4A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pyotholutov is the lower house parliament ऑफ विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्योथुलुतव जो है वो कौन सी कंट्री की लोअर हाउस पार्लियामेंट का नाम है। आपको बहुत सारी क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो पार्लियामेंट है उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है हम उन्हें पार्लियामेंट और संसद कहते हैं, संसद के नाम से भी जानते हैं और पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग नेम हैं। अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? शोरा के नाम से जानते हैं। और ईरान की जो पार्लियामेंट है, ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जानते हैं? मजलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जानते हैं, अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को शोरा के नाम से जानते हैं, और ये अपनी जो चाइना की पार्लियामेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रिपब्लिक ऑफ कांग्रेस। रिपब्लिक ऑफ कांग्रेस। रिपब्लिक ऑफ कांग्रेस के नाम से किसकी पार्लियामेंट को जानते हैं हम? चाइना की पार्लियामेंट को जानते हैं। और साथ ही साथ आपको चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या मिलेगा देखने को? उसका आपको पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम आपको नेशनल, और किस नाम से जानते हैं आप? नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। रिपब्लिक ऑफ कांग्रेस के अलावा आप किस नाम से जानते हैं? नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस के नाम से भी। किसकी पार्लियामेंट का नाम है? ये चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का मैंने आपको याद करा दिया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को कहते हैं शोरा कहते हैं। ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस और रिपब्लिक ऑफ कांग्रेस किसको कहते हैं? चाइना की पार्लियामेंट को। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट को अलग नाम से जाना जाता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे, पर इस वीडियो में नहीं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसी में मैं आपको सारे पार्लियामेंट के नाम बता दूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। पार्लियामेंट जितने भी हैं आपको अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनकी पिक्चर के साथ मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊँगी उसको, ताकि आपको इमेज देख के ज़्यादा जल्दी याद होता है, तो आपको इमेजिनरी उसमें अच्छी तरह से याद हो जाए लाइफ लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्योथुलुतव इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो प्योथुलुतव जो है वो लोअर हाउस पार्लियामेंट कहाँ की? वो है म्यांमार की। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ए इज द राइट आंसर। म्यांमार की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? लोअर हाउस पार्लियामेंट को प्योथुलुतव के नाम से। ए इज द राइट आंसर। उसी तरीके से मैंने आपको याद करा दिया, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को शोरा के नाम से जानते हैं, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जानते हैं, और चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जगह नहीं है ज़्यादा, तो वो पूरा नहीं पाएगा, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें याद करा दी। और साथ ही साथ प्योथुलुतव कहाँ की पार्लियामेंट लोअर हाउस का नाम है? म्यांमार की। ए इज़ द राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट। किसने डिस्क्राइब कराया था कि इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है? मैंने आपको अच्छे समझाया प्रीवियस वीडियो में कि फेडरल स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब किसने डिस्क्राइब करा था कि इंडिया एज ए क्वासी फेडरल ऑफ स्टेट। सो राइट आंसर इज बी, के.सी. व्यार। के.सी. व्यार ने डिस्क्राइब करा था इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट। के.सी. व्यार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन से? मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी, जिसे मैं एडिशनल नॉलेज कहती हूँ, वो आपके लिए याद रखने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है, वो पार्ट क्या है? पार्ट 3 है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है डी, आर्टिकल 25 to 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो बात करते हैं वो कौन सा आर्टिकल बात करते हैं? 25 to
28, आर्टिकल 25 to 28 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के बारे में। और 29 to 30 जो है वो किसके लिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए। कौन सा, आर्टिकल 29 एंड 30 किसके लिए है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड 30। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, डी, आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं कि आपके पास राइट है, आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। ये राइट कहाँ से मिला है हमें, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हमें राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमारा ये राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी धर्म को इख्तियार कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 23 एंड 24 ये किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 23 एंड 24 किसके लिए है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटाइजेशन। और आर्टिकल 23 किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। आर्टिकल 23 किसके लिए है, आर्टिकल 23 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। एंड आर्टिकल 24 किसके लिए है, चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए। तो इसीलिए इनको राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटाइजेशन कहते हैं, दोनों आर्टिकल को मिला के। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड आर्टिकल 24 अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल बना था वो आर्टिकल 24 था। अगेंस्ट मतलब कि किसी भी हजार्ड्स कम फैक्ट्री वगैरह में चाइल्ड लेबर नहीं काम कर सकते और उनकी कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करी गई थी। 7 ईयर्स टू 14 ईयर्स तक उनकी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। 83 अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ ऐड हुई थी, 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और ये किस में ऐड हुआ था, ये हुआ था आर्टिकल 21 में ऐड हुआ था, ये कंपलसरी एजुकेशन वाली बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने क्लियर करा दी है। और यहाँ पर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी गई किसके लिए करी गई है, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन is which act during British India gave the power to president to issue ordinance। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कौन सा एक्ट प्रेसिडेंट को पावर देता था ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, सी इज दी राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आज भी हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है। इसी एक्ट पर आज भी हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है। कौन से एक्ट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इज दी राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश इंडिया को पावर देता था प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। और आज भी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 75% जो रन कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऑर्डिनेंस पे रन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉरवर्ड करी थी डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। सो राइट आंसर इज 1935 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड फॉरवर्ड करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप कब हुई थी, 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप कब हुई थी, 1946 में। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और इसके नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जब 13 दिसंबर को नेक्स्ट मीटिंग हुई थी तब कौन थे, 13 दिसंबर 1946 में परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। सो यहाँ पर क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पुट फॉरवर्ड डिमांड कब करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, 1935 में। यहाँ पर एक बार नोट रीड कर लेते हैं। The Indian National Congress for the first time in the year 1935 officially demanded a constituent assembly। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1935 में ऑफिशियली डिमांड करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए ताकि हम फ्रेम कर सकें अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ताकि हम फ्रेम कर सकें अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इन द ईयर 1938 जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो फ्रेम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो किसी भी आउटसाइडर के इंटरफेरेंस के बिना। और आउटसाइडर किसे कहा गया है यहाँ पर? ब्रिटिशर्स को। कि मतलब जो भी होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो सब इंडियंस होंगे, कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से डिज़ाइन करेंगे, हमारे जो भी डिसीजन होंगे हम खुद लेंगे, कोई भी आउटसाइडर वहाँ नहीं होगा। सो ये कब लिया था डिसीजन जवाहरलाल नेहरू ने? 1938 में। 1938 में डिक्लेयर करता जवाहरलाल नेहरू जी ने कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम आउटसाइडर नहीं होगा। और ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो डिमांड करी थी, फॉरवर्ड करी थी डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए, वो करी थी 1935 में। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कब? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी 1946 में। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को, जब सच्चिदानंद सिन्हा जी नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे 9 दिसंबर 1946। और परमानेंट प्रेसिडेंट जो चुने गए थे वो चुने गए थे 13 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद जी को। 1946 याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी। और इसकी सेटअप करने की बात कब से शुरू हो गई थी? 1935 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि हम ऐसा करेंगे। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करते टाइम कोई भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस वहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया? तो ये किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो इंडिया है? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सो राइट आंसर इज डी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो इंडिया है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आपके लिए स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे किसी भी एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है जो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट होती है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो उसी के लिए हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायत? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है पंचायत से? राइट आंसर इज ए। 9 इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है पंचायत से? पार्ट वो है वो हमारा पार्ट 9 है। और जो हमारा पार्ट 9 है, ठीक है, और जो हमारा अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट में पंचायत जो है वो जोड़ी गई थी? वो अमेंडमेंट है हमारा 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज का प्रोविज़न लेकर आया गया था और ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई थी। और 74th अमेंडमेंट मैंने आपको बता रखा है किसके लिए? नगर पालिका एक्ट के लिए। नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं इसे 74th अमेंडमेंट को। और 73rd किसके लिए है? पंचायती राज इलेक्शन के लिए। और पार्ट कौन सा है? पार्ट है 9 पार्ट 73rd अमेंडमेंट 1992। और फर्स्ट टाइम जो है वो पंचायत जो सिस्टम लेकर आए गए थे पंचायती राज का, ये फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट ने लागू करा था? वो स्टेट था राजस्थान। कौन सा स्टेट था वो? कौन सा स्टेट था? वो स्टेट था राजस्थान, जिसने फर्स्ट टाइम पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लागू करा था अपने स्टेट में। और यहाँ पर पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है। 73rd अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो कौन सा था? 73rd अमेंडमेंट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे नोट में भी दे रखा है द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायत। इट वाज इंक्लूडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इट कंसिस्ट ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? यहाँ पे आर्टिकल भी दिया हुआ है, देखिए आर्टिकल दिया है आर्टिकल 243 टू 243 और सब आर्टिकल ओ। 243 आर्टिकल याद रखिएगा किसके लिए? 243 आर्टिकल जो है वो है पंचायती राज के लिए। बार बार बोलने का मकसद यही होता है कि आपको यहीं पर याद हो जाए और आपको ज़्यादा एफर्ट ना डालने पड़े। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। ये क्वेश्चन देखिए ड्यूटीज़ पर है कि हमने ड्यूटीज़ कहाँ से बोरो करी है। जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो हमने ये कहाँ से बोरो करी है। तो जितने भी बोरो वाले क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको यही बताया है कि हम इस पर सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि चैनल पर जामिया की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, उस पर भी काम चल रहा है। जैसे ही वो स्टार्ट होगी, और पॉलिटी सीरीज़ में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ये हमारे 325 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो बस इसके कुछ ही पार्ट बचे हैं 500 क्वेश्चन कवर करने में। जैसे ही वो कवर होते हैं वैसे ही हम जो है सेपरेट सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ कहाँ से बोरो करी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या है, प्रिएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, सेटअप कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने एमसीक्यू फॉर्म में कर ली, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे एमसीक्यू ढूंढते रहते हैं कि कहीं से एमसीक्यू मिल जाए, रिलेवेंट चीज़ें मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। तो इसीलिए ये सोच करके पहले मैंने पॉलिटी सीरीज़ स्टार्ट कराई है, और सीरीज़ के बाद हम जो ये कंप्लीट होने के बाद 500 क्वेश्चन जैसे ही कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम सेपरेट सेक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे पॉलिटी के। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि पता चल सके कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। सही क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है। सो राइट आंसर इज़ रशिया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको कितनी जगह ये ऑप्शन में देखिएगा, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत यूनियन सुना होगा, यूएसएसआर वही है। यूएसएसआर को सोवियत यूनियन के भी नाम से जाना जाता है। और जो यूएसएसआर था, काफ़ी कंट्री उस टाइम पे मिलाकर, कोल्ड वॉर के टाइम पे मिला करके जो ये यूएसएसआर जो पूरा रशिया के नाम से ही जाना जाता है। अभी का रशिया और उस टाइम पर और कंट्रीज जो थी आसपास की रशिया की, वो सारी मिलकर के एक यूएसएसआर बनी थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद ये जो था यूएसएसआर, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और ये अलग अलग डिवाइड हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। और बहुत जगह अगर आपको कहीं पर यूएसएसआर दिख जाए या फिर सोवियत यूनियन दिख जाए या कुछ भी दिख जाए इस टाइप का, तो आंसर वही होगा। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, यूएसएसआर, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया when the Constitution of India came into force on 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन जो है, ये यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और प्री जिसे आप कहते हैं प्री, तो उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं जाके कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है अभी इसी साल के प्रीलिम्स में। सो क्वेश्चन क्या है, What was the constitutional status of India when the Constitution of India came into force on 26 जनवरी 1950? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया था 26 जनवरी 1950। मैंने आपको बताया था यहाँ पे केम इनटू फोर्स दे रखा है। केम इनटू फोर्स दैट मीन्स जिस दिन लागू किया गया था, कि उस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, लागू कब करा गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है। बनकर तैयार कब हुआ, था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में दिन कितने लगे थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है। और केम इनटू फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी ही क्यों लिया, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वो सीरीज जाके ज़रूर देखें, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए कि केम इनटू फोर्स जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज सी, सोवरेन। एक सेकेंड, राइट आंसर इज, यस राइट आंसर इज सी। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज, इतने सारे एक साथ तो खैर सी इज़ द राइट आंसर। सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूंट जब कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। प्रियम्बल में आपने देखा होगा ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे आज के टाइम पे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो पांचों वर्ड है ये आपको प्रियम्बल ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया गया, तब सिर्फ और सिर्फ सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये तीन वर्ड जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रियम्बल में मेंशन थे। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड करा गया है। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बार बार रिपीट करा चुकी हूँ ये बात कि 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, ज्वेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर रिविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड करा गया था। तो आज आपको देखने को क्या मिलता है, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताइए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का जब को केम इनटू फोर्स में आया था। 26 जनवरी 1950 की बात करी जा रही है, तो उस टाइम पर सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिर्फ ये तीन वर्ड जो थे वो प्रियम्बल ऑफ इंडिया में मेंशन थे। तो सी इज़ दी राइट आंसर। और ये इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं यकीन तो आप जाके देख सकते हैं, ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ जस्टिस इज नॉट mentioned in the preamble of the constitution। कौन से फॉलोइंग फॉर्म है जस्टिस का जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है जस्टिस के उसमें। सो राइट आंसर इज सी, रिलीजियस। अगर आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ज़रूर जाके पढ़िएगा। और प्रियम्बल याद होना बहुत अच्छी बात होती है। प्रियम्बल को समझिए, याद करिए कि हमारा प्रियम्बल हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जस्टिस मेंशन नहीं करी गई, तो वह रिलीजियस जस्टिस मेंशन नहीं करी गई। तो प्रियम्बल में जो जस्टिस वर्ड के आगे आपको दिखेगा, जस्टिस किससे देते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP शॉर्ट फॉर्म निकल के आएगी इसकी। सोशल आपको जस्टिस मिल रही है, इकोनॉमिक जस्टिस मिल रही है, पॉलिटिकल जस्टिस मिल रही है, लेकिन रिलीजन के उस पर आपको जस्टिस मेंशन नहीं है प्रियम्बल में। सी इज़ दी राइट आंसर। कौन सी जस्टिस मेंशन नहीं है, रिलीजियस जस्टिस मेंशन नहीं है। सी इज़ दी राइट आंसर। सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, ये तीनों जस्टिस मेंशन हैं, बट रिलीजियस जस्टिस ऐसा कोई वर्ड भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। कौन सा आर्टिकल डील करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से। राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। 110 आर्टिकल डील करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, या फिर आप इसे फाइनेंस बिल के नाम से भी जान सकते हैं। फाइनेंस बिल या फिर मनी बिल बोलिए, उस आर्टिकल उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल या फिर फाइनेंस बिल, आर्टिकल 110। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 110। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on whose written recommendation the president can declare national emergency according to 42nd constitutional amendment। यहाँ पे देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मेंशन किया गया है कि कौन से किसके रिटर्न रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, किसके अकॉर्डिंग, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग किसके रिटर्न रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, कैबिनेट। कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल डील करता है एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल डील करता है। सो राइट आंसर इज आर्टिकल 133 डील एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 133 जो है वो एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के से डील करता है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 133। यहाँ पे देखिए नोट में क्या दे रखा है, आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से डील करता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन सारे ही होते हैं। सो एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 133 है एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन के लिए, एंड आर्टिकल 131 किसके लिए है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के लिए। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। किसके पास पावर होता है किसी भी केस को ट्रांसफ़र करने का कहीं भी इंडिया में किसी भी कोर्ट में। सो राइट आंसर इज सी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी केस जो है वो किसी भी कोर्ट को दे सकते हैं। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, सी इज़ दी राइट आंसर। तो ये अथॉरिटी केस ट्रांसफ़र करने की जो होती है वो किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गिवन वो करेक्ट है। सो राइट आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है कि वो कोई भी लॉ, अगर स्टेट ने कोई भी लॉ बनाया है तो वो उसे इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। लॉ मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में ही बताया था मैंने कि स्टेट के पास भी पावर होती है कि वो अपने स्टेट के लिए लॉज बनाए, और पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, और ऑल ओवर द इंडिया के लिए भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट। स्टेट के पास भी पावर होती है कि वो अपने स्टेट के लेवल पे लॉज बना सकते हैं अपने स्टेट के लिए। तो यहाँ पर वही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है डिक्लेयर करने की इलीगल किसी भी स्टेट के लॉ को, कि अगर किसी स्टेट ने कोई गलत लॉ बनाया है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इलीगल डिक्लेयर करके उस लॉ को उस स्टेट में लागू होने से रोक सकता है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। और किसके, विद रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है पावर, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही हुई, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर विद द सरकारिया कमीशन अपॉइंटेड। कौन से ईयर में सरकारिया कमीशन अपॉइंटेड हुई थी। मैंने आपको बताया था सरकारिया कमीशन क्या थी। सरकारिया कमीशन जो थी सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को देखने के लिए कमीशन बनाई गई थी, अपॉइंट करी गई थी, कमीशन बनाई गई थी किसके लिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए। सेंटर और स्टेट के लिए। तो सरकारी कमीशन किस लिए बनाई गई थी, किस लिए अपॉइंट करी थी, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को देखने के लिए, ताकि उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से ईयर में हुई थी, इन विच ईयर वॉज द सरकारिया कमीशन वॉज अपॉइंटेड। सो ईयर कौन सा था, ईयर था 1983। ए इज़ द राइट आंसर। 1983 में सरकारिया कमीशन अपॉइंट करी गई थी। और सरकारिया कमीशन आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सरकारिया कमीशन किस लिए थी, तो वो थी सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए।
सो कौन से ईयर में थी? 1983 में। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। बीच में बोलने का मकसद यही होता है क्योंकि आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं, ताकि आप भूलें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द गवर्नर? कौन सी फॉलोइंग अपॉइंटमेंट है जो गवर्नर मेड करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। मतलब कि चारों स्टेटमेंट जो है गवर्नर से रिलेटेड, ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं कि गवर्नर इन सभी को अपॉइंट करते हैं। और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, ये अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को। किसकी पावर है? गवर्नर की। ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट एंड ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं गवर्नर, और यूपीएससी के लिए जो करते हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, उसके लिए कौन अपॉइंट करते हैं? चेयरमैन, वो करते हैं प्रेसिडेंट। और स्टेट पीसीएस जिसे कहते हैं उसके लिए कौन अपॉइंट करते हैं? चेयरमैन, वो करते हैं गवर्नर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कौन करता है अपॉइंट? गवर्नर करते हैं। ये पावर जो होती है गवर्नर के पास होती है। तो स्टेट लेवल के लिए जितनी भी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? गवर्नर के लिए, गवर्नर के हाथों में होती है। और जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। और एक प्रेसिडेंट के लिए सबसे ऑनर और प्लेजर की बात जो अपॉइंट करना होता है वो एक गवर्नर को होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, कि 1, 2, 3 एंड 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next question is, the 73rd Amendment Act provide for the reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe at which of the following levels? 73rd Amendment Act provide करता है रिजर्वेशन सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कौन से लेवल पर? मैंने अभी ऊपर ही बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिलेट करता है किससे? पंचायती राज से। तो यहाँ पर आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा। डी इज़ दी राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। विलेज, इंटरमीडिएरीज एंड डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों ही लेवल पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन मिलती है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है? वो है पंचायती राज इलेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट? कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का ओन हाई कोर्ट है? वो है दिल्ली। बी इज द राइट आंसर। दिल्ली ही एक ऐसा लौता यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है। इंडिया की कैपिटल होने की वजह से दिल्ली का अपना खुद का ओन हाई कोर्ट है। और दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी भी है। स्टेट भी कहते हैं कभी कभी, और वैसे ही यूनियन टेरिटरी ही है क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो हैं ही बट उनके पास सारी पावर नहीं है। हाफ स्टेट और हाफ यूनियन टेरिटरी मान लीजिए। तो किसके पास अपना खुद का ओन हाई कोर्ट है? बी इज दी राइट आंसर, दिल्ली इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम? मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि फर्स्ट जो अडॉप्ट करता पंचायती राज सिस्टम वो कौन सा स्टेट था? वो था राजस्थान। सी इज दी राइट आंसर। राजस्थान ने ही फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश करा था पंचायती राज इलेक्शन। फर्स्ट स्टेट कौन बना था? राजस्थान बना था जिसने पंचायती राज इलेक्शन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करा। ईयर क्या था? यहाँ पे फर्स्ट स्टेट जो बना था पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए वो बना था राजस्थान, और ईयर है 1959। 1959 में फर्स्ट टाइम जिस स्टेट ने पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करा था वो था राजस्थान, और ईयर क्या है? 1959। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया? इंडिया की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप
कहाँ हुई थी? सो राइट आंसर इज ए, मद्रास में हुई थी। यहाँ पे देख लेते हैं नोट में, दी फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन मद्रास। ईयर क्या था? 688, 688 में। और उसके बाद कब हुई थी? 1726 में हुई थी। और उसके बाद सेटअप हुई है बॉम्बे और कोलकाता में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम कहाँ सेटअप हुई थी? मद्रास में। ए इज़ दी राइट आंसर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फाइनेंस कमीशन? कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है फाइनेंस कमीशन से? सो राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है इंडिया को फाइनेंस कमीशन। सो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसी वीडियो के साथ साथ 325 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।